दुल्हन के लिबास में चंपा अपने बिस्तर पर खामोश सी बैठी हुई थी। अपनी आंखों में कई सारे सपने लेकर वो अपने गांव से शहर के इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। उसके मन में थोड़ा डर भी था और थोड़ी घबराहट भी। तभी उसका पति विमल शेरवानी पहने उसके कमरे में प्रवेश करता है। चंपा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। विमल चंपा के पास आकर बैठ जाता है। जानती हो चंपा, शहर में कई लड़कियों के रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई नहीं जची। लेकिन तुम्हारी तस्वीर जब मेरी माँ ने पहली बार दिखाई तो मेरा दिल तुम पर ही अटक गया। अच्छा, ऐसा क्यों? ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो भोलापन है, जो सादगी है, वो मुझे शहर की लड़कियों में कभी नहीं दिखती। विमल और चंपा दोनों की आज पहली रात थी। दोनों घबराए हुए थे। दोनों बातें तो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं, एक डर भी उनके अंदर था। लेकिन तभी चंपा के पेट में दर्द शुरू हो गया। आ आ आ क्या हुआ चंपा? ये तुम अचानक कराहने क्यों लगी? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। पेट में दर्द? रुको, मैं तुम्हें पेट दर्द की गोली देता हूँ। विमल बिस्तर से उठता है और अपनी अलमारी में दवा खोजने लगता है, लेकिन उसे दवा नहीं मिलती। यही तो रखी थी दवा, फिर यहाँ से कहाँ गई? तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसके पिता के पेट में दर्द उठ गया था, तो उसने वो दवा अपने पिता के कमरे में जाकर रख दी थी। चंपा, 1 मिनट रुको, दवा यहाँ नहीं है, पापा के कमरे में है। विमल भागकर अपने पिता के कमरे में जाता है और उन्हें चंपा के पेट दर्द के बारे में बताता है। विमल उनके कमरे से दवा लेकर अपने कमरे में जाता है। उसके पीछे पीछे उसके मम्मी पापा भी उसके कमरे में आते हैं। इधर चंपा के पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो लगातार कराही जा रही थी। आह आह आह। इस बीच विमल की बहन नंदा भी चंपा के कराहने की आवाज से जाग जाती है और उसके कमरे में आती है। क्या हुआ विमल भैया, भाभी इस तरह करा क्यों रही है? चंपा को दवा तो दे दी गई थी, लेकिन उसका पेट दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच सभी ने सलाह मशवरा किया कि चंपा को अस्पताल ले जाया जाए। वे सभी अस्पताल जाने की तैयारी में लगे, लेकिन तभी एक छोटे से बच्चे के कराहने की आवाज से सभी चौंक गए। अरे, ये क्या देख रही हूं मैं? हमारी नई नवेली दुल्हन ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। पल में ही वहां का माहौल बदल गया। चंपा की सास, ससुर और उसकी ननद सभी उसे भला बुरा कहने लगे, उसे अपमानित करने लगे। हे भगवान, मेरे बेटे का तो नसीब ही फूट गया। हमने सोचा था कि गांव की लड़की को दुल्हन बनाकर लाएंगे तो वो संस्कारों वाली होगी। देख रहा है ना विमल, ये तो कुल्टा निकली कुल्टा। अरे माँ, पता नहीं इसने गांव में और क्या क्या गुल खिलाए होंगे, कितनों के साथ मुंह काला किया होगा। विमल बेटा, ऐसी लड़की तो घर में दुर्भाग्य लेकर आती है। इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल बाहर करते हैं। कल को कहीं लोगों को पता लग गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन सभी ने चंपा को मार मार कर बाहर निकाल दिया। चंपा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। भगवान के लिए मुझे मत निकालिए, मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? बोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आप लोगों के भरोसे यहाँ आई थी। विमल, विमल आप चुप क्यों है? आप तो कुछ बोलिए। चुप कर कुल्टा, और यहाँ से निकल, और इस घर की ओर कभी आने की हिम्मत मत करना। अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाए चंपा वहां से निकल गई। वो सड़क पर इधर उधर भटकती रही। अनजान शहर में ना तो वो किसी को पहचानती थी और ना ही उसे रास्ते का पता था, लेकिन फिर भी वो चलती रही, और जब वो बहुत थक गई तो एक बड़े से घर के बाहर सो गई। उसकी नींद सुबह तब खुली जब उसने किसी आदमी के जोर से डांटने की आवाज सुनी। तभी उसकी नजर एक कार के ड्राइवर पर गई जिसे उसका मालिक डांट रहा था। बड़े ही बेशर्म किस्म के आदमी हो राजकुमार। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी कार लेकर इधर उधर मत घुमा करो। वो तो मेरे दोस्त ने देख लिया कि तुम मेरी कार लेकर अपने दोस्तों के साथ स्टाइल मारने के लिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, और उसने मुझे खबर कर दी। देखो, मैं बार बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इस बार तुम मेरी कार लेकर घूमने गए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे नहीं सर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। ये कहकर कार का मालिक बंगले के अंदर चला गया। चंपा ने जैसे ही उस ड्राइवर का चेहरा देखा तो दंग रह गई। वो भागी भागी उसके पास गई और कहा, राजकुमार, राजकुमार तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन करने की कोशिश की, तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? देखो देखो, ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारा। चंपा की बातों को सुनकर राजकुमार ने चंपा के गाल पर एक थप्पड़ मारा और उसे कहा, कौन हो तुम? कौन हो? और ये क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये किसका बच्चा उठाकर ले आई हो? कह रही हो मेरा बच्चा है? पागल तो नहीं हो ना तुम? चलो भागो यहाँ से, पगली कहीं की।
राजकुमार की बातों को सुनकर चंपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चे को सीने से चिपकाया और फिर उस अनजान शहर की अनजानी सड़क पर पुरानी बातों को सोचते हुए चलने लगी। राजकुमार इन दिनों अपने गांव कल्याणपुर आया हुआ था। वो शहर में नौकरी करता था, लेकिन वो शहर में क्या करता है इस बात का किसी को पता नहीं था। लेकिन उसके स्टाइल से सभी को लगता कि वो जरूर कोई बड़ा काम ही करता होगा। जब भी वो आता तो अपनी कार से ही आता। बड़ा सा मोबाइल, लंबे बाल और आंखों पर काला चश्मा। जो भी उसे देखता वो देखता ही रह जाता और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगता। आज भी उसके साथ वही हुआ। जैसे ही वो उमेश झालमुड़ी वाले की दुकान पर झालमुड़ी खाने रुका तो अरे कब आए राजकुमार भैया? इस बार तो बहुत दिन लगा दिए आपने। वैसे एगो बात कहे भैया, आप ना फिल्मों में काहे नहीं ट्राई करते हैं? क्योंकि आप लगते एकदम हीरो की तरह ही है। उमेश की बातों को सुनकर राजकुमार थोड़ा और चौड़ा हो गया और अपने चश्मे को उतारते हुए बोला, अरे फुर्सत कहाँ है भाई अपने ही काम से, जो हम फिल्मों विल्मों के चक्कर में पड़े। खैर, अगर कुछ ऐसा मौका मिला तो हीरो भी बन जाएंगे। चलो अब तुम बातें कम करो और 10 रुपए की झालमुड़ी बना दो। क्या भैया, आप इतने बड़े आदमी हैं और झालमुड़ी सिर्फ 10 रुपए का? उमेश की बातों को सुनकर राजकुमार उसे घूर ही रहा था कि तभी एक लड़की चंपा अपनी कुछ दोस्तों के साथ उसकी दुकान पर आई और बोली, उमेश भैया, जरा जल्दी से 10 रुपए की झालमुड़ी बना दो ना। प्याज और मिर्च थोड़ा ज्यादा डालना, एकदम चटपटा और तीखा बनाना। ऐसा बनाना कि खाते के साथ ही आंखों से पानी आ जाए। उमेश झालमुड़ी बनाने लगा तो चंपा ने उससे कहना शुरू किया कि झालमुड़ी में ये डाल दो, वो डाल दो, इसे भी डाल दो, उसे भी डाल दो। उसकी बातों से चिढ़कर उमेश ने कहा कि अरे 10 रुपए में क्या पूरी दुकान डाल दूं? 10 रुपए क्या पेड़ पर उगते हैं? उमेश भैया, बहुत ही मेहनत से आते हैं पैसे। पता है ना, बापू को घंटों खेत में पसीना बहाना होता है। इतने में उमेश ने झालमुड़ी बना दी थी। उसने वो चंपा को दिया। चंपा खाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार, जो अभी तक चंपा को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, उसने उमेश से पूछा, अरे उमेश भाई, कौन थी ये लड़की? बाप रे, कितना बकबक करती है। अरे राजकुमार भैया, पहचाना नहीं आपने इसे? अरे ये चंपा है, हरि किशन की बेटी। अच्छा, हरि किशन चाचा की बेटी है ये। काफी बड़ी हो गई है। राजकुमार ने उमेश के सामने चंपा को भले ही बातों नहीं कहा, लेकिन उसकी बातें उसे बहुत पसंद आ गई थी। वो उस पर लट्टू हो गया था। एक दिन की बात है, चंपा जब अपने खेत से लौट रही थी तो राजकुमार उसका पीछा कर रहा था। अचानक वो उसके सामने आया और उससे बोला, चंपा, देखो, मुझे बात को जलेबी की तरह घुमाकर बोलने की आदत नहीं है, इसलिए सीधा सीधा बोल रहा हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। तुम मेरे सपने में तो आते ही हो। हर वक्त ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास हो। देखो, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। राजकुमार की बातों को सुनकर चंपा उसे घूर कर देखने लगी। ये सब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। चलिए हटिए रास्ते से, नहीं तो बाबूजी को बुलाकर आपकी पिटाई करवा देंगे। अरे मैं तो पहले ही तुम्हारे इश्क में मर चुका हूँ। अब क्या ही तुम किसी से पिटवाओगी। देखो, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, तुम्हारे गांव का ही हूँ। शहर में अच्छी नौकरी भी करता हूँ, दिखने में भी ठीक ठाक हूँ। तो फिर मेरे प्यार को ठुकराने से तुम्हें क्या मिलेगा? उसके बाद राजकुमार ने एक फूल उसकी ओर बढ़ा दिया। चंपा के लिए यह सब बिल्कुल नया था, लेकिन राजकुमार का ये स्टाइल उसे पसंद आया। फिर क्या, दोनों के बीच प्यार का फूल धीरे धीरे खिलने लगा। वे छिप छिप कर मिलने लगे। चंपा को राजकुमार का साथ अच्छा लगने लगा था। इस बीच राजकुमार के कहने पर चंपा कई बार प्यार की सारी सीमाओं को लांघ भी चुकी थी, लेकिन उसे अब डर लगने लगा था। एक बात पूछे, तुम कब मेरे बाबूजी से मेरा हाथ मांगने आ रहे हो? अरे बहुत जल्दी। लेकिन वो क्या है ना, मुझे अभी शहर जाना होगा। बहुत जरूरी काम आ गया है, उसे निपटा कर 3-4 दिनों में आता हूँ। हाँ, फिर दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन राजकुमार गांव से जो गया तो उसकी कोई खबर चंपा को नहीं रही। असल में राजकुमार बहुत ही बदमाश और धूर्त किस्म का आदमी था। वो बस अपना मतलब निकालने के लिए चंपा के साथ प्यार का नाटक कर रहा था। इस बीच चंपा को पता लगा कि वो गर्भवती हो गई है। पहले तो किसी को पता नहीं लगा, लेकिन 8वें महीने में घर वालों को जब ये बात पता लगी तो, हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? कहाँ मुंह काला करा कर आई है बेशरम। लेकिन अब तो पानी सिर से ऊंचा उठ गया था। इस बीच चंपा की माँ को विमल के बारे में पता लगा। उन्होंने विमल से चंपा की शादी कर दी। बहरहाल, सारी बातों को सोचते हुए चंपा रोते ही चली जा रही थी। तभी उसने देखा कि कोई उसे आवाज दे रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो और कोई नहीं, विमल था। चंपा, हमें माफ कर दो।
और अपने घर चलो। माना कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें इस मासूम के साथ इस तरह भटकता छोड़कर मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना है, इसलिए तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। विमल की बातों को सुनकर चंपा ने उसे गले लगा लिया। उधर राजकुमार को भी एक दिन उसके किए की सजा तब मिल गई जब वो एक बार फिर अपने मालिक को बिना बताए उनकी कार लेकर घूमने निकल गया था, लेकिन वहां उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। फिल्म डायरेक्टर अंकित इन दिनों माधोडीह गांव में शूटिंग करने आया हुआ था। एक दिन शूटिंग खत्म करके वो अकेला ही गांव के झरने के पास घूमने की नीयत से चला गया। जब वो झरने के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका मन बहुत खुश हो गया। वाह, क्या मस्त नजारा है यहाँ का। पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरता ये झरना और आसपास की ये हरियाली तो अद्भुत लग रही है। इस जगह का तो मुझे पता ही नहीं था। एक दिन अपनी टीम के साथ मैं इधर भी शूटिंग करने जरूर आऊंगा। वो झरने की खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी उसकी नजर झरने के नीचे नहा रही एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि वो उसे देखता ही रह गया। ये क्या हो रहा है? ये खूबसूरत चीज से नजर हटी नहीं कि दूसरी चीज पर नजर टिक गई। कितनी खूबसूरत है ये लड़की। क्या तीखे नैन लगता है इसके। इसके लंबे काले घने बाल और होठों के नीचे ये काला सा तिल। उफ, कयामत है ये, कयामत। अंकित उस लड़की जिसका नाम संध्या था उसकी खूबसूरती को निहारे जा रहा था और जब निहारने पर भी उसका मन नहीं भरा तो वो उसकी तस्वीर खींचने लगा। उसने एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें संध्या की खींची। इस बीच संध्या का नहाना हो गया था और वो कपड़े पहनने लगी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कहीं इसे पता चल गया कि मैंने इसकी नहाते हुए तस्वीर खींची है और इसने ये बात गांव वालों को बता दी तो गांव वाले तो पहले मेरी शूटिंग रोकेंगे और फिर मुझे गिरा गिरा के मारेंगे, वो भी कुत्ते की तरह। अंकित वहां से चुपचाप खिसक गया, लेकिन संध्या की खूबसूरती का जादू उसकी आंखों के आगे घूमता रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात संध्या की तस्वीर को जूम करके देखता रहा। उफ, जान ही ये ले लेगी मेरी तो। कल फिर जाऊंगा इस अप्सरा का दीदार करने। लेकिन 2-3 दिन तक शूटिंग से उसे फुर्सत नहीं मिली। उस समय अंकित की हालत ऐसी रही जैसे जल बिन मछली। फिर एक दिन उसने अपनी फिल्म यूनिट से कहा कि सुनो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं आज शूट नहीं कर पाऊंगा। अंकित ने अपनी यूनिट से झूठ बोला और झरने की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो संध्या नहा चुकी थी और अपने घर वापस लौट रही थी। उसने संध्या को देखकर ठंडी आहें भरी और अचानक से उसके आगे आ गया और संध्या से बोला, बहुत खूबसूरत है आप। अचानक से अंकित के इस तरह सामने आ जाने पर संध्या थोड़ा घबरा तो गई, लेकिन अगले ही पल संभलते हुए बोली, डायरेक्टर बाबू, तुम मुझे जानती हो? हाँ, आपको तो सारा गांव जानता है। आप लोग शहर से फिल्म बनाने आए हैं ना यहाँ? हाँ, आया तो हूँ, लेकिन क्या? लेकिन हमें जिस हीरोइन की तलाश है वो मिल ही नहीं रही। क्या तुम हमारी फिल्म की हीरोइन बनोगी? दैया रे दैया, हमको नहीं करना फिल्म विल्म। हमारे बापू को पता लग गया तो वो हमारी बहुत पिटाई कर देंगे। संध्या ने ये बात इतने भोलेपन से कही कि अंकित उसकी ओर देखता रह गया और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए, नहीं तो हम जोर जोर से चिल्लाएंगे। ठीक है, चिल्लाओ, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। इस आशिक की बात तो सुन लो जो दिन भर तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता है। अंकित ने जैसे ही ये बात कही संध्या शर्म के मारे लाल हो गई। ये क्या कह रहे डायरेक्टर बाबू? डायरेक्टर बाबू नहीं, अंकित नाम है मेरा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। अंकित ने संध्या से अपने दिल की बात कह दी और उससे कहा कि जब से मैंने तुम्हें देखा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल दिमाग में रहता है संध्या। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हमरे लिए जान भी दे सकते हैं क्या डायरेक्टर बाबू? बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद भी तुमसे प्यार करता रहूंगा और भूत बनकर तुमसे मिलने आता रहूंगा। अंकित की बातों पर संध्या हंस पड़ी और हंसते हुए वहां से चली गई। लेकिन घर वापस लौटने के बाद भी अंकित की बातें उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन फिर से अंकित से उसकी मुलाकात हुई। संध्या, कल तो तुमने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हंसकर चली गई, लेकिन सच कहूँ तो मैं कल रात को भी सो ना सका। पूरी रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बाबू, आप कहाँ शहर के रहने वाले मॉडर्न और मैं गवार, हम दोनों का कोई मेल नहीं बाबू। ऐसा मत कहो संध्या, प्यार शहर और गांव कहाँ देखता है। प्यार तो बस दिल देखता है, सच्चा प्यार करने वाला दिल।
ये कहकर अंकित ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आज संध्या ने उसकी किसी बात पर ऐतराज नहीं जताया। उस दिन के बाद अंकित और संध्या छिप छिप कर मिलने लगे। एक दिन की बात है, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। अंकित और संध्या दोनों उस बारिश में पूरी तरह भीग गए थे। हालांकि बारिश से बचने की कोशिश में वो एक बंद पड़े घर के पास पहुंच गए। ये घर किसका है संध्या? ये हीरामन चाचा और पुष्पा चाची का है। चाचा चाची तो शहर में रहते हैं, चाचा वही नौकरी करते हैं। साल 2 साल में एक बार गांव आते हैं। अच्छा। लेकिन बाबू, इनके घर की चाबी मेरे पास है, इसलिए चिंता मत करिए, हम यहाँ रुक जाते हैं। इनके यहाँ पुराने कपड़े तो होंगे ही, आप कपड़े बदल लेना, क्योंकि बहुत देर तक गीले कपड़ों में रहे तो आपको सर्दी हो जाएगी। उस बारिश में वो वहाँ रुक तो गए, लेकिन उस दिन दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद तो संध्या फूट फूट कर रोने लगी। अरे संध्या, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? बाबू, कुछ हो गया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। अरे पागल, कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ शूटिंग का काम खत्म हो गया है। 10-15 दिन बाद में वापस लौट आऊंगा, फिर खुद तेरे बाबूजी से तेरा हाथ मांग लूंगा, ठीक है? सच बाबू? और क्या बाबू, तुम चले जाओगे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। सुनो ना, तुम अपना नंबर दे दो ना, जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें फोन कर लिया करेंगे। अंकित ने अपना नंबर संध्या को दे दिया। अगले दिन वो मुंबई चला गया। उसके जाने के कुछ दिनों बाद संध्या को उसकी बहुत याद आने लगी, तो उसने उसे कॉल किया, लेकिन उसका नंबर तो लगातार बंद आ रहा था। आज बाबू को गए पूरे 1 महीने हो गए। मैंने उन्हें कितना फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर तो हमेशा बंद ही आता है। समय थोड़ा और बीता, और इस बीच संध्या का सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसे जानकर उसके पसीने छूट गए। संध्या गर्भवती हो गई थी। हे भगवान, ये तो घोर अनर्थ हो गया। अब हम क्या करेंगे? घर वाले तो हमें जान से मार डालेंगे। संध्या ने एक बार फिर से अंकित से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अंकित एक बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। वो पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी के साथ ऐसे ही खेल चुका था, और संध्या उसके लिए सिर्फ एक नई शिकार भर थी। संध्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि आज न कल तो ये बात घर वालों को पता चलनी ही थी। लेकिन फिर भी उसने ये बात घर वालों से किसी तरह छिपा कर रखी। लेकिन एक दिन उसके घर वालों को उसके इस राज का पता चल गया। अरे संध्या, ये क्या किया तूने? पूरी बिरादरी, पूरा गांव, अरे जीना मुश्किल कर देगा हमारा। कौन है वो जिसका पाप तुम अपने पेट में लेकर पाल रही हो? संध्या ने अपनी माँ को सारी बातें बताई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे बेटी, ये शहर वाले 1 नंबर के झूठे होते हैं, झूठे। उसने तुम्हारा फायदा उठाया और भाग गया। अब क्या होगा माँ? बापू को पता लगेगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। किसी को कुछ पता लगने के पहले कुछ करना होगा। संध्या की माँ ने आनन फानन में संध्या की शादी तय कर दी, लेकिन शादी वाले दिन जब जयमाल होने वाला था, तभी संध्या के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। आह आह। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से संध्या को क्या हो गया और वो इस तरह क्यों कराहने लगी। संध्या जोर से कराहे जा रही थी। इस बीच उसकी शादी जिस हरीश नाम के लड़के से हो रही थी, उसने कहा कि देखिए, संध्या की हालत बिगड़ती जा रही है, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। सभी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी संध्या ने कराहते हुए एक बच्चे को जन्म दे दिया। जिसने भी ये घटना देखी, सभी को जोर का झटका लगा। हरीश की माँ तो लगातार ताने देने लगी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? घोर कलयुग है, घोर कलयुग। क्यों समझा जी, किस जन्म की दुश्मनी आप लोग मुझसे निकाल रहे थे, जो ऐसी कुलक्षणी लड़की मेरे बेटे के सिर पर मर रहे थे? हरीश, चलो बेटा, चलो यहाँ से, बारात वापस जाएगी अब। एक तरफ उस छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, और दूसरी तरफ पूरा गांव संध्या और उसके परिवार पर थू थू कर रहा था। अब तो गांव में ये सब बेशर्मी होने लगी शादी के पहले। कोई ये सब कैसे कर सकता है? अरे छी छी छी। संध्या के बाबा लोगों की जली कटी बात सुन रहे थे, और फिर वो अचानक उठ खड़े हुए और संध्या के पास जाकर उसका गला दबाने लगे। अरे, पैदा होने के पहले तू मर क्यों नहीं गई? हाँ, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। देख,
अरे देख, आज सारा गांव हम पर थू थू कर रहा है। संध्या बेचारी सभी की बातें सुन रही थी। उससे बहुत बड़ी गलती ये हुई थी कि उसने अंकित पर खुद से ज्यादा भरोसा कर लिया था। वो रोए जा रही थी। तभी हरीश ने कहा कि देखिए, मैं नहीं जानता कि आप लोग मेरे इस फैसले को कैसे देखेंगे, लेकिन भगवान के लिए संध्या को कोसना छोड़ दीजिए। माना उससे गलती हो गई है और गलती की सजा उसे मिल रही है, लेकिन आप लोग उसे कोस कोस कर जिंदा मत मारिए। मैं संध्या से शादी करने को तैयार हूँ। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। संध्या और हरीश की शादी हो गई। उधर अंकित को भी एक दिन उसके किए की सजा मिल गई। एक बार उसके फिल्म के सेट पर आग लग गई और अंकित आग की लपटों से बुरी तरह घिर गया। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ! लेकिन वो बच नहीं सका। उसकी झुलसकर मौत हो गई। संध्या आज हरीश के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही है। उसने अपनी जिंदगी से एक बड़ा सबक सीखा कि किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें